ट्रैफिक अब बस करो। प्रायोजक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार। जो शहर हमने बसाए वो आज कैसे हो गए हैं। कारों का काफिला है यहाँ, इंसान कहीं खो गए हैं। इस शहर में दिल कहता है जिंदगी यूं ना बसर करो। धुएं में, शोर में एक ही आवाज उठती है, ट्रैफिक अब बस करो। नमस्कार दोस्तों, ट्रैफिक अब बस करो डीडी न्यूज़ की इस स्पेशल कैंपेन में मैं हूं आपका होस्ट राहुल बोस। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जीवन एक संघर्ष है। एक आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी हर रोज शुरू होती है। घर से बाहर कदम रखते ही, सड़क पर पांव रखते ही हमारा सामना होता है लंबी कतार से, धुएं की मार से, कारों के रेले से, ट्रैफिक जैम के झमेले से। इसलिए अब बस करो। ये खास मुहिम इसलिए है ताकि हम ये जानने की कोशिश करें कि देश भर के हमारे शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था क्यों चरमरा रही है और कैसे हम इसे दुरुस्त कर सकते हैं ताकि जिंदगी सड़कों पर जाम के बीच रेंगते हुए ना गुजर जाए। आम हिंदुस्तानी को घर से बाहर कदम रखते ही हर रोज एक नए संघर्ष से गुजरना पड़ता है। आम हिंदुस्तानी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर संघर्ष करते करते ट्रैफिक जाम में हॉर्न बजाते हुए यूं ही बीत जाता है। और ये सड़कें हर साल हजारों जिंदगियों को काल बनकर निगल भी जाती हैं। देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,40,000 लोग मारे जाते हैं, जबकि आतंकवादी हमलों में 100 से 150 लोगों की मौत होती है। तो आखिर क्यों इन सड़कों पर चलते चलते हजारों लोग अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाते और लाखों मंजिल तक देर से पहुंचते हैं, वो भी ट्रैफिक के जाम में फंसते हुए जैसे तैसे। We sell about 3 million cars in a year in this country. You find that 70 to 80% of the transport-related infrastructure in our cities are tied with flyover, road widening and expressways. And much less share for public transport and infrastructure for walkers and cyclists. So you are forcing me by design to take my car or two-wheeler out. दरअसल आजादी के बाद हम सड़कों पर सड़कें बिछाते रहे। सड़कों पर भीड़ बढ़ी तो हमने फ्लाईओवर और अंडरपास बना दिए, पर देश में एक टिकाऊ और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने की दिशा में हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। The National Urban Transport Policy basically prioritizes investments in public transport, non-motorized transport, that is pedestrianization, cycling, and intelligent transport systems. At present, you find that cars which carry not more than 10% of the total trips occupy more than 90% of the road space. So it talks of equitable allocation of road space. डामर की काली सड़कों, कंक्रीट के फ्लाईओवरों और चमचमाती सरपट दौड़ती कारों को हमने विकास का पैमाना समझ लिया। नतीजा ये हुआ कि आज पैदल चलने वालों के लिए ये सड़कें खतरा बन गई हैं। I've never had a serious mishap on the road, but I see great possibilities of that happening. बेशक यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए हैं, लेकिन मेरा अपना जो निजी अनुभव है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। 1951 से 2001 के बीच देश के शहरों की आबादी करीब 4.5 गुना बढ़ी है, जबकि वाहनों की आबादी 158 गुना बढ़ गई है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि हम शहर आखिर किसके लिए बसा रहे हैं, इंसानों के लिए या फिर गाड़ियों के लिए। देश के वायु प्रदूषण में 70% हिस्सेदारी गाड़ियों के धुएं की वजह से है, जो हमारे फेफड़ों में
जहर घोल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन के चलते भारत में हर साल 5,27,000 लोगों की मौत होती है। अगर आप शहरों में आते हैं जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ही ऊंचे स्तर पर है और मतलब जो वायु की क्वालिटी है वो बहुत कम आ गई है, बहुत नीचे आ गई है, तो वहाँ पर मोटर गाड़ियों का जो कंट्रीब्यूशन है वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा है। और एक अनुमान के हिसाब से कुछ रिसर्च स्टडीज़ के हिसाब से ये नापा गया है कि वायु प्रदूषण में 20 से 50% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो मोटर गाड़ियों से आ रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि देश में एक सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली को लागू करने की दिशा में आज ही शुरुआत की जाए, इससे पहले कि कहीं और देर ना हो जाए। जी हाँ, शुरुआत आज से, अभी से करनी होगी। आपको करनी होगी, हम सबको करनी होगी। कैसे देश भर में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और शहर शहर में हम एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर फोकस रहेगा हमारा इस 1 महीने के कैंपेन में, जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं। और आज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे पहले गेस्ट हैं भूरे लाल जी, जो देश और दुनिया के लिए जाना माना नाम है। टाइम मैगजीन ने इन्हें दुनिया के 6 क्लाइमेट क्रूसेडर्स में शामिल किया। उनके साथ मिस्टर C.K. खैतान, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में। अलॉन्ग विद देम अनुपम विभूति, जो आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर है। एंड फाइनली एक विशेष मेहमान डॉक्टर अन्विता अरोरा, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानर है, CEO हैं इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस iTrans प्राइवेट लिमिटेड की। भूरेलाल जी, प्लीज़ बताइए, भारत की सड़कें और देशों के मुकाबले में इतनी असुरक्षित क्यों हैं? हमारे देश में लगभग 1.5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट की भेंट चढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट के कारण 2 हो सकते हैं, मानवीय कारण और तकनीकी कारण। मानवीय कारणों में ड्राइवर का अक्षम होना और रोड सेफ्टी नेटवर्क का ना होना, गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक ना होना और ड्राइवर को ओवर स्पीडिंग में इंडल्ज होना है। इन कारणों को ड्राइवर की ठीक ट्रेनिंग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। दूसरा कारण तकनीकी है। तकनीकी कारणों में रोड नेटवर्क का स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग डिफेक्टिव होना, ट्रैफिक मैनेजमेंट का ना होना, रोड साइनेजेस का ना होना, ड्राइवर का लंबे रूट के ऊपर रेस्ट और रिलीफ का इंतजाम ना किया जाना और होल्ड अप एरियाज का ना होना है। अन्विता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी सड़कें हमें बताती नहीं है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। अगर हम सड़क पार करना चाहते हैं तो कितनी देर मुझे मिलेगी ये सड़क पार करने के लिए। पेडेस्ट्रियंस के लिए कोई अलग सुविधा नहीं है, कोई अलग सिग्नल नहीं है। गाड़ियाँ रुकी तो पेडेस्ट्रियंस जाएं या ना जाएं। सड़कें बात नहीं करती हैं, ना साइनेज है जैसे भूरेलाल जी ने बोला, ना रोड मार्किंग है, ना सिग्नल है। जब आपको ना ड्राइवर को पता चल रहा है उसको कहाँ खड़े होना है, कहाँ जाना है, ना पेडेस्ट्रियन को पता चल रहा है, ना साइकिलिस्ट को पता चल रहा है, ना ऑटो रिक्शा वाले के लिए रुकने की जगह है, तो सब अपने अनुभव से अपने हिसाब से करते हैं। तो सड़क की इंजीनियरिंग जैसे भूरेलाल जी कह रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन होना वो बहुत क्रिटिकल है। खैतान साहब, इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? भूरेलाल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो सड़कों का लैंड यूज़ है और उसका जो लेआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो जब तक जो लेआउट है उसके अनुसार फ्लो नहीं करेगा तब तक एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे। इसलिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पे लेन ड्राइविंग के लिए प्रॉपर मार्किंग हो, जहां इंटरसेक्शन है, जेब्रा क्रॉसिंग है, वहां पे प्रॉपर मार्किंग हो, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जहां तक संभव हो वहां पे साइनेज हो। और इन्हीं तकनीक से हम कोशिश कर सकते हैं कि सड़कें असुरक्षित ना रहें और ट्रैफिक सुरक्षित हो। वायु प्रदूषण से 2010 में
भारत में 6,20,000 जानें गईं, जो कि सन 2000 के आंकड़ों से 6 गुना की बढ़त है। भूरेलाल जी, आपने दिल्ली में सीएनजी बसेस लाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आपके अनुसार ये आंकड़े क्या कहते हैं हमारे शहरी विकास के बारे में? यह शहरी विकास नहीं, विनाश है। और इस विनाश में जो फैक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी, वो प्रदूषण है। अगर आप मिड 70s का समय लें तो दिल्ली में वाहनों की संख्या लगभग 8 लाख थी और सेंचुरी के क्लोज होते होते वाहनों की संख्या 28 लाख थी। आज वाहनों की संख्या 75 लाख है। जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, लोगों की आमदनी बढ़ी और उस आमदनी से बढ़ते हुए को उन्होंने अपना व्यक्तिगत वाहन खरीदा। कुछ लोगों ने होड़ में भी आकर वाहन खरीदा। रखने के लिए जगह नहीं है, सड़कों के ऊपर पार्किंग कर रहे हैं, लेकिन वाहन जरूर खरीदेंगे। इस सब का परिणाम क्या हुआ? एक प्राइवेट गाड़ी जो सड़क पर चलती है, उससे 40 तरह के पॉइजन वातावरण में आते हैं। इसका उपचार है सड़कों पर वाहनों की संख्या कम से कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक उत्तम हो, अफोर्डेबल हो, एफिशिएंट हो, रिलायबल हो, डिपेंडेबल हो। मैं एक और अध्ययन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कलकत्ता के चित्तरंजन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिल्ली में स्कूल गोइंग बच्चों के लंग्स का अध्ययन किया। 43.5% बच्चों के लंग की फंक्शनिंग में कमजोरी पाई गई और वो सीधा सीधा जो प्रदूषण आ रहा है, गाड़ियों से आ रहा है। अनुपम जी, जब हम कहते हैं कि हमारी सड़कें असुरक्षित हैं, अब जो इमर्ज हो रहा है कि 2 मुद्दे हैं। एक तो है रोड सेफ्टी एंड द सेकंड इज हेल्थ, द अनसेफ फॉर योर हेल्थ। तो क्या कहना चाहते हैं? जैसा भूरेलाल जी ने कहा, ये सारी समस्या ग्रोथ ऑफ व्हीकल्स की वजह से है। हमारी सड़कें इतनी है ही नहीं कि इतनी सारी गाड़ियों को अपने रास्ते से ले जाए। एक अध्ययन में पढ़ रहा था नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी की, जो कि 2012 में अपने 12th 5-year प्लान के में कितना खर्च होना है अगले 20 सालों में, उसके ऊपर उसमें व्याख्यान है। उसमें ये कहा है कि सस्टेनेबिलिटी हमको लानी है, और उसमें एक छोटा सा विरोधाभास मेरे को दिखता है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हमको नंबर ऑफ व्हीकल्स कम करते हैं, और दूसरी तरफ अगले 20 साल की जो फंडिंग है अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कैसे आनी है? 3 सोर्स है, एक ग्रीन सरचार्ज, एक सेस, और तीसरा व्हीकल के ऊपर टैक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आपको कम कर दी है, और दूसरी तरफ अगले 20 साल का पर ईयर 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है हमको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, और वो आमदनी आप व्हीकल से ला रहे हैं। और आप आमदनी व्हीकल से ला रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है इस पॉलिसी में, ये मुझे ठीक नहीं लगी। बहुत एक अच्छा एक ऑब्जर्वेशन अनुपम जी ने लाया हमारे सामने कि देयर इज ए पैराडॉक्स इन द पॉलिसी। आप क्या कहना चाहेंगे? अनुपम जी ने जो बताया कि हम फाइनेंस कैसे करते हैं, उसके अलावा मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो व्हीकल्स वगैरह से टैक्स आता है, उसके अलावा हम ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फाइनेंस करते हैं, और 12th 5-year प्लान में लगभग 70,000 करोड़ रुपए इस बात के लिए रखे गए हैं, जिसमें कुछ हिस्सा टैक्स का भी है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम लोगों को घरों में बंद करके नहीं रख सकते, लोगों को काम के लिए, पढ़ने के लिए, बाकी काम के लिए मूव करना ही होगा। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध नहीं कराते हैं तो लोग मजबूर होंगे कि वो अपने निजी वाहनों का उपयोग करें। तो हमारी कोशिश ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हम लगातार फाइनेंसिंग बढ़ाते रहें। अब प्रश्न होता है कि इक्विटी, डेमोक्रेसी, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। एक स्टैटिस्टिक है, मुंबई की सड़कों पर 85% जगहों पर कारों का कब्जा है, जबकि बसों को केवल 7% जगह नसीब होती है। भूरेलाल जी, मैं आपसे पहले पूछूंगा एंड देन ऑफ कोर्स इट्स
open to everybody. आप हमें बताइए कि लोकतांत्रिक सड़कें, if we can say that, लोकतांत्रिक सड़कें कैसे होती हैं? जो जनता है, सबका अधिकार उस रोड पर है। पर्सनलाइज्ड मोटर व्हीकल वाले समझते हैं कि उनका अधिकार ही है सड़क के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि एक कार में सिर्फ 1.5 आदमी की एवरेज पड़ती है और मुश्किल से 15-20% आदमियों के पास दिल्ली में कार होगी प्राइवेट। दे ऑक्युपाई करीबन 70% ऑफ रोड सरफेस। साइकिलिस्ट है जो बिल्कुल कास्ट नहीं कर रहा है एक्सचेकर को, ना सब्सिडी में ना किसी और तरीके से उसके बजट को पिंच कर रहा है, उसको इग्नोर किया जाता है। और इसके अलावा बस जो कि 7-8% जगह दिल्ली में घेरती हैं, लगभग 60% यात्रियों को हर साल कमिट करती हैं। अन्विता जी, आपके मन में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या है इसकी? सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पहले तो इक्विटी के ही क्वेश्चन से आते हैं। तो अगर हम सिर्फ मोड शेयर देख लें, आंकड़े देख लें, दिल्ली में अगर 34% पीपल वॉक करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कि बस तक चल रहे हैं या गाड़ी तक चल रहे हैं, वो सिर्फ चल के अपने काम तक जा रहे हैं। 34%। तो क्या हम 34% रोड स्पेस उनको दे सकते हैं? अगर 9% लोग साइकिल और साइकिल रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनको हम दे सकते हैं। अगर 9% लोग कार में जा रहे हैं तो सिर्फ 9% हक है उनका। तो अगर डेमोक्रेसी साइज ऑफ व्हीकल के हिसाब से नहीं, अगर आदमी के हिसाब से हो, एक पर्सन के हिसाब से हो, तो जिस हिसाब से मोड शेयर है उस हिसाब से रोड का डिज़ाइन या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अगर वो हो, पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि आप किसी और का हक ले रहे हैं। अगर आप अपने राशन से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे भूरेलाल जी कह रहे हैं कि एक गाड़ी में 1.5 जना बैठता है, तो आप उसके लिए पे कर रहे हैं क्या? हमारे देखने वालों कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब आज से हम क्या करें? सो रियलिस्टिकली अनुपम जी, व्हाट कैन बी डन रियलिस्टिकली टू चेंज, जो हम वी कैन मूव फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम जहाँ पे इक्विटी, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक recognition of everyone's rights on the roads हो सके। जो गाड़ियां हैं they are the main culprits, तो we have to look उसके ऊपर गौर करना चाहिए। we have to take a hard look at that, क्योंकि ऐसी कोई इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी नहीं है जो कि इस मुद्दे पे बात करे या कुछ सोल्यूशन निकाले कि हमारी ऑटोमोबाइल इकोनॉमी जो है उसको कैसे किस तरह से दबाया जाए, जिससे कि जो गाड़ियां बेची जा रही हैं और जो लोग खरीद रहे हैं वो कम हो। बिकॉज अल्टीमेटली 1.1 का जो एवरेज है ट्रिप रेट इन अ प्राइवेट ऑटोमोबाइल, ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। अमृता, आई थिंक अगर हम मार्केट इकोनॉमी से जाएं तो आज की डेट में हम ऑटोमोबाइल को सब्सिडाइज करते हैं एंड उसका जो पेनल्टी जो पे कर रहा है वो पेडेस्ट्रियन पे कर रहा है। सो द पुअर आर सब्सिडाइजिंग द रिच इन आवर कंट्री रियली, क्योंकि जो आदमी चल रहा है वो पोल्यूशन झेल रहा है, वो एक्सीडेंट्स झेल रहा है क्योंकि मरने वाला भी पेडेस्ट्रियन है। सो दे आर पेइंग फॉर द लग्जरी ऑफ दिस। नाउ इफ एवरीबडी हु पोल्यूट्स हैज़ टू पे, एवरीबडी हु जिसको गाड़ी पार्क करनी है, आप उस गाड़ी उस रियल एस्टेट का कितना पैसा दे रहे हैं। अगर ये सब्सिडी जो कार के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ पार्किंग, लोन्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, आप देखिए जितना गाड़ी के ऊपर सब्सिडी है और बसेस के ऊपर टैक्स है, इट वर्क्स एंटायरली बिल्कुल उल्टा चल रहा है हमारे देश में। और पेनल्टी साइकिल वाले और पैदल चलने वाले दे रहे हैं। जैसे हांगकांग में अगर आपके पास कार है, आपकी पूरी बिल्डिंग में पार्किंग नहीं है, आप किसी पब्लिक पार्किंग एरिया में जाइए, वहाँ $3000 अ मंथ दीजिए पार्किंग के लिए, इतनी आपकी गाड़ी नहीं होगी। वो गाड़ी आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि आपके घर से 1.5 किलोमीटर दूर वो पार्किंग है। जी, आप कहेंगे यार गाड़ी कौन ले। तो खैतान साहब, अभी अनुपम जी ने कहा कि अभी तक उन्होंने ना ही हमने सुना है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल थ्रस्ट या कमिटी जहाँ पे एक रिकग्निशन किया गया है कि दिस इज नॉट जस्ट वन मिनिस्ट्री, देयर आर मेनी। क्या सरकार कुछ इसके बारे में सोच रही है? नहीं, सरकार इन मुद्दों पे बहुत गंभीरता से सोच रही है और ये सवाल शुरू हुआ था कि सड़कों पे भी प्रजातंत्र होना चाहिए, इस अर्थ में कि सड़कों पे सबका अधिकार है। और मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में दिल्ली मेट्रो से 20 से 25 लाख
लोग सफ़र कर रहे हैं। वैसे ही डीटीसी की बसों में और अन्य बसों में भी लाखों लोग सफ़र तय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे पिछले 10 सालों में कुछ हद तक हम इस दिशा में बढ़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड स्पेस फॉर एवरी सिटीजन वो हो गया है, लेकिन हम लगातार इस दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कदम यह है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा सड़कों पे भी और कॉमन सिटीजन्स के लिए भी बढ़ाएं, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करो कि आज हमने आपको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का एक प्रेसिडेंट बना दिया ऑन अर्बन ट्रांसपोर्ट। 3 चीज़ें आप जो पहले करेंगे वो क्या है? आई वांट टू स्टार्ट विद यू खैतान साहब। सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो हमारा निवेश है उसको बढ़ाने की सिफारिश की जानी चाहिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है वो 2 तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। पहला तो जैसा कहा गया कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर बढ़ना चाहिए। उसके साथ ये है कि जिस तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस तकनीक में काफ़ी सुधार होना चाहिए। रियलिस्टिक, इम्प्लीमेंटेबल, लेकिन वी हैवंट टॉक्ड अबाउट पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट। अन्विता जी, आप कहें। हर सड़क पे फुटपाथ होना मैंडेटरी है। कोई सड़क बननी ही नहीं चाहिए बिना फुटपाथ के। और फुटपाथ का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 मीटर की जगह दे दी, उस पर पेड़ भी है, उसमें इलेक्ट्रिक बॉक्स भी है, उसमें 10 चीज़ें और हैं और आपके कंटिन्यूसली नीचे वायरिंग है और उसमें खुदाई हो रही है। मतलब क्लियर स्पेस फॉर अ व्हील चेयर टू गो थ्रू इज़ 1.2 मीटर। तो 2-2.5-3 मीटर का फुटपाथ एक साइड पे चाहिए, वो मैंडेटरी। और आई थिंक वो बनने से क्या होगा कि आपकी बहुत सारी जो कंजेशन हो रहा है, जो शॉर्ट ट्रिप्स की वजह से हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा ये कि हम जो बिल्कुल ज़ीरो कार्बन मोड है, साइकिलिंग और साइकिल रिक्शा, उसको मैक्सिमली प्रमोट करें फॉर शॉर्ट ट्रिप्स। तो आप चल के 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं, पर 3-4 किलोमीटर आपको जाना है तो आराम से आप साइकिल कर सकते हैं, रिक्शा ले सकते हैं, कोई एमिशन नहीं। फिर तीसरी चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हम सोचते हैं कि इतना बड़ा शहर है, हमें 15 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, पर अगर आप अपने घर में ही देखें तो एक आदमी 15 किलोमीटर जाता होगा दिन में एक बार, पर जो बाकी घर के लोग हैं वो 15 ट्रिप्स करते होंगे, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर की। आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, सब्जी भाजी लेने जाते हैं। उसको फैसिलिटेट करने के बाद फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड। और क्योंकि हमने फुटपाथ और साइकिल ट्रैक और रिक्शा ऑलरेडी बना दिए, आपका लास्ट माइल भी हो गया। तो आप घर से बाहर निकलते ही आपको सुविधा है कि आप चल के, रिक्शा लेके, साइकिल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक जा सकते हैं। वो जो कार की एफिशिएंसी है, मोटरसाइकिल की एफिशिएंसी है डोर टू डोर, वो हम कितनी भी लंबी ट्रिप के लिए फर्स्ट वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 3 चीज़ें। भूरीलाल जी, मैंने आपसे ब्रेक में पूछा कि सबसे फॉरवर्ड थिंकिंग देश कौन से हैं व्हेन इट कम्स टू अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग, और आपने जवाब दिया था स्वीडन। तो आप ये बताएं कि जब हम बढ़ते हैं, जब हमारी आबादी बढ़ती है एंड और एक एस्पिरेशन होता है, आजकल इस देश में एस्पिरेशन यही है कि एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये एस्पिरेशन अब नहीं रहा, बल्कि एस्पिरेशंस एज फार एज ट्रांसपोर्ट हैव बिकम द रिवर्स। उन्होंने क्या किया जो हमें करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस एस्पिरेशंस? वो अपने वातावरण के लिए बड़े जागरूक हैं। ग्रीन्स स्वीडन के माने हुए हैं। और दूसरी बात जो उनके मन में बहुत गहरी तरह से बैठी हुई है, अपनी पॉपुलेशन का वो सम्मान करते हैं। अगर किसी दिन एक्सीडेंट में 2 मौतें हो जाएं तो वहाँ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। सिस्टम इतना वेल मैनेज्ड है कि 18-20 आदमियों की कुल तादाद है जो सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैनेज करता है। जब आप जवाब दे रहे थे तो पहले आपने एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में जिक्र किया कि द वैल्यू फॉर ह्यूमंस एंड ह्यूमन लाइफ, जो आपने देखा स्वीडन और देश में, जहाँ पे आपको लगता है कि ये एक वैल्यू किया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट वैल्यूड द वे इट शुड बी इन इंडिया टुडे। मैं सोच रहा था कि ऐसा शायद कोई देश है जहाँ पे अहमियत दिया जाता है पेडेस्ट्रियंस को या साइकिलिस्ट को, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ क्लीन एंड एफिशिएंट एंड इंटरेस्टिंग एंड इनवाइटिंग टू यूज़। एक हमारे पास एक कैप्सूल है, पहले आप देख लीजिए एंड देन लेट्स डिस्कस।
मेरा नाम रोहन सहगल है। यूँ तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मगर पिछले 5 साल से नेदरलैंड्स में रह रहा हूँ। कई वर्ष से देखता हूँ कि दिल्ली बहुत ज़्यादा बदल गई है। यहाँ पे नई मेट्रो, नई सड़कें, नए फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, मगर इन सड़कों पे चलने से अभी भी डर लगता है, बल्कि पहले से ज़्यादा डर लगता है। रोहन जब तक हिंदुस्तान में थे तब तक उन्हें लगता था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, चौड़ी चौड़ी सड़कें विकास का पैमाना हैं। लेकिन 5 साल यूरोप में रहने के बाद रोहन का नजरिया ही बदल गया। रोहन को यूरोप में रहकर ये एहसास हुआ कि सड़कें दरअसल मोटर गाड़ियों के लिए नहीं, इंसानों के लिए होती हैं। इंसान जो पैदल चलते हैं, इंसान जो साइकिल पर चलते हैं। नेदरलैंड्स एक्चुअली वर्ल्ड में आई थिंक उनका सबसे ज़्यादा अच्छा साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे आप कंट्री के किसी भी कोने में साइकिल लेन से जा सकते हैं। साइकिलिस्ट के लिए उन्होंने स्पेशल उनकी ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, उनके स्पेशल लेन्स होते हैं जो कि रोड्स के साथ होते हैं, एंड वो काफ़ी इंकरेज करते हैं आप लोगों को कि आप साइकिल यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार और इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज़ योर ओन साइकिल्स। रोहन ने देखा कि हॉलैंड जैसे देशों में जहां साइकिल चलाने वालों की जिंदगी बहुत आसान है, वहीं भारत में साइकिल चलाना जोखिम भरा काम है। हॉलैंड में रोहन को कभी कार की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वहां भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पर यहाँ पे 3-4 दिन पहले ट्राई किया तो कोई बस ही नहीं आई जहाँ पे मेरे को खड़ा होना था, तो मैं आधा घंटा बस का वेट करता रहा, फिर मैंने ऑटो लिया वहाँ से। यूरोप में रोहन ने ये भी देखा कि डिसेबल लोगों के लिए सड़कें महफूज हैं। सड़कों पर लोकतंत्र दिखाई देता है, पर यहाँ पे जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी गाड़ी या सबसे ज्यादा तेज हॉर्न है, उसका सबसे ज्यादा हक हो जाता है क्रॉस करने का। दुनिया भर से लोग हमारे ट्रैफिक को खराब कहते हैं, बुरा लगता है। आई लव इंडिया, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। जैसे हमारी डेमोक्रेसी की दुनिया भर में सराहना होती है, वैसे ही चाहूँगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी सराहना हो, मगर इसके लिए हमें बदलना होगा। ओके, सो इसके लिए हमें बदलना होगा बुनियादी तौर से शायद। खैदान साहब, आप ब्रेक में कुछ कह रहे थे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक इंटरनेशनल नहीं लेकिन एक सॉफ्टवेयर के मुताबिक के जरिए से आप यू ब्रिंग इन अपग्रेडेशन ऑफ सर्विसेज। कुछ बताइए, समथिंग दैट विल गिव अस सम होप। विकसित देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो हो रहा है उससे सबक लेके हम लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है जिससे जो जनता है उसको सुविधा हो। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS, हम बसों का इंटीग्रल पार्ट बना रहे हैं। जब हम कहते हैं किसी शहर को कि आप हमसे 500 बसें ले लीजिए, तो हम ये भी बोलते हैं कि बसों की कीमत के अलावा शहरी विकास मंत्रालय चाहेगा कि आप ITS भी डेवलप करें, जिससे जो पैसेंजर है उसको सूचना अच्छे से मिल सके। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारी DTC की बसें हैं या बाकी बसें हैं, उसका डिस्प्ले सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है। हम इसके साथ एक सभी बस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर बनाते हैं और उस कंट्रोल सिस्टम में हमें पता होता है कि कौन से रूट पे कौन सी बस कितनी देर से चल रही है। हम धीरे धीरे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर पैसेंजर को अगर वो जानना चाहे कि मैं इस बस स्टॉप पे खड़ा हूं और इस नंबर की बस कितनी देर में आएगी, तो हम एक ऐसा ऐप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर अपने मोबाइल से अगर वो जानना चाहता है तो उसको पता चलेगा कि ये अगली बस जो है 7 मिनट में आएगी या 10 मिनट में आएगी। और अगर आपके बसेस में GPS है, सो दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट। यस, सो GPS हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया है, ITS कंपलसरी कर दिया है, तो हम हर बस सिस्टम के साथ ITS भी देते हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ द होल पिक्चर। लेकिन जो हमने अभी देखा, लगता है कि हमारी जो सोच है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। समाज में आगे बढ़ने का मतलब क्या है? बहुत कुछ जो एस्पिरेशन हम कहते हैं कि हर आदमी गाड़ी पे जाना चाहता है,
वो हमने डिज़ाइन किया है। अगर आप हमारी सड़कें देखें, हमारी सड़कें आपको क्या कह रही हैं कि अगर आप हमर में हैं, अगर आप एक बड़ी एसयूवी में हैं तो आप आइए, आपके लिए बड़ी सड़क है, आपका स्वागत है। छोटी गाड़ी मजाल है आपको ओवरटेक कर दे। फिर आप एल्टो में हैं तो ज़रा पीछे निकल जाइए जहाँ हो। अगर मोटरसाइकिल में तो देख लीजिए बीच में आपको जहाँ रास्ता मिले। अगर आप साइकिल पे हैं तो आप गाली खाइए, हॉर्न सुनिए, धक्का मुक्की सुनिए, लेफ्ट पे हो जाइए। अगर आप बस पे जाना चाहते हैं तो ना वो बस आपके बस स्टॉप पे आएगी तो वहाँ रुकेगी नहीं। अगर आप औरत हैं तो आप जलील होंगे, अगर आप वहाँ वो गंदगी होगी तो। और अगर आप पेडेस्ट्रियन हैं तो सड़क आपको साफ साफ कह रही है देखिए आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके साथ जो होता है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप नेदरलैंड्स में देखें तो वो सड़क क्या कह रही है, सिर्फ डिजाइन के सिर्फ डिजाइन में वो सड़क कह रही है कि देखिए पेडेस्ट्रियंस पहले बाय डिज़ाइन। अगर हम कहें कि हमारे देश में ऐसा डिज़ाइन हो कि चौड़े चौड़े फुटपाथ हों जो वेल शेडेड हों, वहाँ सीटिंग हो, आपको पानी चाहिए तो पानी वाला भी मिल जाएगा, आपको एक पेडेस्ट्रियन को दिया जाए। आपकी सड़क ये कह रही है। फिर कह रही है आप साइकिल वाले हों तो आपको पंक्चर वाला भी मिल जाएगा, पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगी जहां आपको जाना है। फिर अगर आप बस यूज़र हो तो आपको एक सेफ बस स्टॉप मिलेगा, जैसे सर कह रहे हैं वहाँ पे जीपीएस है, सुंदर बसें हैं, साफ रहेंगी, आपको पता है मैं जाऊँगा तो 2 मिनट में बस आ जाएगी। उसके बाद जगह बचती है तो फिर गाड़ी वाले को मिले। तो अगर हम उस डिज़ाइन को चेंज करेंगे तो आप सोचेंगे कि एस्पिरेशन चेंज नहीं होगी, वो बिल्कुल चेंज होगी। एवरीबडी वांट्स टू बी फर्स्ट क्लास सिटीजन। अंधेरा घना है पर उम्मीद टूटी नहीं है। उम्मीद के कुछ दिए हमने जलाए हैं जो भविष्य की राह रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बना है महाराष्ट्र का नांदेड़ शहर। जिंदगी ही नहीं, हर एक चीज संतुलन की कदरदान होती है। संतुलन शहरों का, संतुलन सड़कों का, संतुलन ट्रैफिक का। शहर बढ़े, सड़कें बढ़ी, पर ट्रैफिक के संतुलन का तालमेल बिगड़ गया। ज्यादातर बड़े शहर ट्रैफिक की मार झेल रहे हैं। ट्रैफिक से शहर को कैसे बचाया जाए, उस मॉडल के रूप में उभरा है महाराष्ट्र का नांदेड़ शहर। नांदेड़ को एक रास्ते का शहर कहा जाता था, यानी एक ही सड़क पर स्कूल, बाजार से लेकर अस्पताल तक। इसीलिए यहाँ जाम भी रहता था। लेकिन 2005 में नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस शहर की सूरत ही बदल दी। पहली बार हुआ कि शहर के ट्रैफिक का डिजाइन लोगों पर केंद्रित करके किया गया, न कि प्रदूषण बढ़ाती गाड़ियों को ध्यान में रखकर। जो मेन रोड्स में है उस रोड्स में साइकिल के लिए अलग जगह है और पेडेस्ट्रियन जो पादचारियों के लिए अलग जगह है। मोटराइज ट्रांसपोर्ट जो मोटर गाड़ियाँ हैं उनके लिए अलग रास्ता है। और हर एक रास्ते में जहाँ जहाँ क्रॉसिंग होती है वहाँ पे जीब्रा क्रॉसिंग सभी चीज़ रखा गया है, जिसके वजह से एक आम आदमी को इस शहर में बहुत सारे तकलीफें कम हुई हैं। शहर छोटा पर उदाहरण बड़ा पेश किया नांदेड़ ने। मुख्य सड़क, पार्किंग की जगह, साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता, उसके बगल में पैदल चलने वालों का रास्ता, सब कुछ सुव्यवस्थित। नांदेड़ का ये ट्रैफिक डिजाइन नीदरलैंड पर आधारित है। जिस नांदेड़ का ट्रैफिक एक ही सड़क पर रेलम पेल हुआ करता था, घंटों का जाम लगता था, वही नांदेड़ शहर बिना रुके रफ्तार के साथ भागता हुआ नजर आ रहा है और पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनकर उभरा है। साइकिल ट्रैक हमारे शहर के लिए आया है, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसकी वजह से काफ़ी हमारे स्कूल के बच्चे, कुछ बड़े लोग, सीनियर सिटीजन्स काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। खैतान साहब, क्या हमारे देश में और नांदेड़ हो सकते हैं? बिना शक हमारे देश में और नांदेड़ हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पूरे शहर को एक साथ, पूरे शहर की सड़कों का लेआउट एक साथ बदल दिया जाए। मेरा ये मानना है कि अगर हम दिल्ली जैसे बड़े शहर का उदाहरण दें तो ये संभव है कि हम दिल्ली के कुछ हिस्सों में जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो साइकिलिस्ट हैं, इन सब को उनका ड्यू दें। मेरे कहने का मतलब है कि जैसा अनिता जी बोल रही थी कि जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट है उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
तो जहाँ जहाँ हमारी सड़कों का लेआउट इसको परमिट करता है, वहाँ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये व्यवस्था, सड़कों का लेआउट हम चेंज कर दें। और हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो साइकिलिस्ट हैं, जो पैदल चालक हैं, और फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद निजी वाहन, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये संभव है। खेतान साहब, मैं बम्बई का निवासी हूँ और वहाँ पे सुनने को बहुत आया है कि जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, नरीमन पॉइंट, वीटी, जहाँ पे म्यूज़ियम्स हैं, आर्ट गैलरीज़ हैं, काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटी अब भी हैं वहाँ पे, मैं सुनता आया हूँ कि एक पॉइंट के बाद आपके जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो फिर आगे बढ़ने के लिए वो मना होंगे, दे हैव टू पार्क द कार्स, और फिर वहाँ से एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो एक गोल्डन स्क्वायर माइल कहा जाता है, जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है अप टिल से अबाउट जो आज़ाद मैदान, ये एक गोल्डन स्क्वायर माइल में टू हैव ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या ये फीजिबल है? ये बिल्कुल फीजिबल है अगर आप पूरे एरिया को ऑल्सो वॉकेबल बना दें। जी बिल्कुल, हाँ, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो वॉकिंग, साइकिलिंग परमिटेड थ्रू, छोटे रिक्शे टाइप के महाराष्ट्र में वो लोग रिक्शा नहीं लाइक करते, पर समथिंग विच कैन कैरी 1-2 लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो बड़े, आप जैसे एक राउंड में घूमता रहे, माइक्रो ट्रांसपोर्टेशन, 1 or 2 people, 3 people, because people like to travel in small groups, बड़े बड़े ग्रुप में जाना। पर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप गाड़ियों को रोक दें और बाकी पूरे एरिया को आप सर्विस कर दें। और जहाँ की हमारे बाकी देशों में देखा गया है, उससे आपकी लिवेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, दे स्टार्ट मेकिंग मोर मनी, क्योंकि फुटफॉल इतनी हाई होती है। तो एक्चुअली सेल्स बढ़ती हैं, सेफ्टी बढ़ती है, बिकॉज देयर आर मेनी मोर पीपल ऑन द रोड। और मुंबई में तो इसलिए कहा ये सुझाव मैं सुनता आया हूँ क्योंकि वहाँ वो जो स्क्वायर माइल है वो टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे सिनेमा हॉल्स है, आर्ट गैलरीज है। अनुभव जी, डू यू थिंक दिस समथिंग लाइक दिस कैन बी डन इन ऑल द बिग सिटीज, जहाँ पे फर्ज करो कनॉट प्लेस, आई डोंट नो दिल्ली दैट वेल, या कलकत्ते में उनके कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में एक पॉइंट के बाद नो व्हीकल्स अलाउड? बिल्कुल किया जा सकता है। इस तरह के इनिशिएटिव्स दिल्ली में कनॉट प्लेस के लिए भी सोचे गए हैं। अच्छा, जयपुर में सोचा गया है, जो पुराने एरियाज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ते हैं वो सकरे हैं, तो इसलिए वहाँ पे एक तो जाना मुश्किल है, अगर वो गाड़ी चली भी जाती है तो वो कंजेशन पैदा करती है। बात कर रहे हैं एक्विटी के बारे में। आज स्टूडियो में एक ऐसे शख्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, सुशील। सुशील, दिल्ली की सड़कें आपके लिए क्या क्या दिक्कत पैदा करती हैं? देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली के रोड्स पर कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। लाइक आप फुटपाथ पर चलेंगे तो आपको फुटपाथ बिल्कुल क्लीन नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको फुटपाथ पर भी गड्ढे मिल सकते हैं। इसके अलावा खंबे या पेड़ एटसेट्रा जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। मजबूर होकर अगर आप किनारे किनारे चलेंगे फुटपाथ के साथ तो भी कई प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। लाइक कार पार्किंग की होती हैं, कुछ कारें तो ढंग से भी पार्क नहीं की जाती हैं, और बड़े बड़े ट्रक्स भी कई बार रोड्स पर खड़े होते हैं, जिससे कई बार चोट भी लगने का डर होता है। इनफैक्ट गड्ढे होते हैं और कई बार सीवर लाइंस तक खुली होती हैं। आपने जैसे मेट्रो में देखा होगा, कुछ लाइंस होती हैं जो आपको जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए ही होती हैं, जो आपको प्लेटफॉर्म तक, टिकट काउंटर तक, एंट्री गेट तक, जो आपको उन लाइंस के सहारे आप जा सकते हैं जी। बट दिल्ली के फुटपाथ पर ऐसी लाइंस नहीं दिखती हैं, जो कि इशू है। तो मुद्दा अब उठता है कि बहुत से हम में से हैं जो डिसेबल्ड हैं इन सम वे और द अदर, वॉकिंग, विजुअली इम्पेयर्ड, सम माइट, किसी में शायद एक डिमेंशंस जज करने का एक प्रॉब्लम हो, तो और किसी के पास ऐसे कोई कहानियां हैं आपके या आपके परिवार के कोई लोग या फ्रेंड्स जहाँ पे आपको एक बताया गया है कि हाउ insensitive our roads can be? My daughter is hearing disabled. She can't hear, and I've been to US and I've seen that vehicles over there are, disabled friendly even for those who can't hear.
बट ओवर हेयर इन इंडिया आई डोंट फाइंड, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसे अकेले रोड पे भेज सकूं कि वो हॉर्न सुन पाएगी कि नहीं सुन पाएगी। तो ऐसा डिसेबल फ्रेंडली कुछ भी व्हीकल मैंने नहीं देखा है। अन्विता, जैसे हम बात कर रहे थे एक्विटी, सबके लिए सड़क एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो व्हाट डू वी डू अबाउट looking at people who are not capable of making these judgments on their own and need help? हर डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग इंटरवेंशन चाहिए। जैसे विजुअली डिसेबल्ड के लिए, जैसे इन्होंने बताया, गाइडिंग टाइल्स, टैक्टाइल पेवर्स, ताकि वो अपनी केन उसमें डाल के उनको रास्ता पता चल जाए। सड़क क्रॉस करने के लिए जैसे आप नेदरलैंड्स में देखिए, देयर इज दिस बीप दैट कम्स, सो इट गोज बीप बीप बीप, और जब आपके क्रॉसिंग का टाइम हो तो इट गोज बिप 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 बिप, सो इमीडिएटली यू नो दिस इज माय टाइम टू क्रॉस, यू डोंट हैव टू फिगर आउट कि कब रेड लाइट होगी कब। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनको पेलिकन सिग्नल्स बोलते हैं। वैसे ही डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी मोटर डिसेबिलिटीज़ होती हैं। लोग व्हील चेयर्स पे हैं परमानेंटली या टेम्परेरीली। कई बार आपको एक एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो फुटपाथ पे आपके रैंप्स होने ज़रूरी हैं ताकि आप उसके ऊपर नीचे जा सकें। और कितनी क्लियर विड्थ, जैसे इन्होंने बोला कि कहीं खंबा है, कहीं आप देखिए, आप खुद चलते चलते अगर फ़ोन पे बात करते करते जाए, एक एडवर्टाइजमेंट पैनल इतना नीचे आपको आके यहाँ मार देगा, तो जिसको दिख नहीं रहा या जो अपना इमीडिएटली अपना वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, वो कैसे डील करे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे, अगर हम ये देखिए 50% पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारी बच्चों की है, जो जैसे आप कह रहे हैं डायमेंशन स्पीड्स नहीं जज कर सकते, सो दे आर not completely able in the system. फिर आपके different type of disabilities, people carrying goods और children are also disabled. तो अगर आप देखें कि हमारी सड़कें सिर्फ 10 या 15% 25-year-old able bodied male के लिए डिजाइन है। हमारे स्टूडियो में बच्चे हैं। एक बच्चे की आंखों से कैसा लगता है दिल्ली की सड़कें पे? बेसिकली दिल्ली की सड़कें टोटली हमारे लिए अनसेफ हैं। बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे अनसेफ हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी हमें नहीं अलाउ करते, और हमें खुद को डेंजर लगता है कि हम जाएंगे तो माइट भी हमारा कब कहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। बिल्कुल। खेतान साहब, अन्विता जी कह रही थी अबाउट डिसेबिलिटी, एटलीस्ट रैंप्स, तो क्या ये अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री में इज इट पार्ट ऑफ द एम्बिट और इज इट आउटसाइड ऑफ दैट, इट गोज टू सम अदर मिनिस्ट्री? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हम लोग वी आर अवेयर ऑफ दिस, और इसीलिए जैसे सुशील ने उदाहरण दिया कि जब वो मेट्रो स्टेशन जाता है तो कुछ ऐसा गाइड बना हुआ है जी, तो हम लोग इस बात से अवेयर हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हम लोगों ने ये किया है कि जो भी हमारी मेट्रो बनती है या जो भी हमारे बसेज हैं, हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो लोग आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू की है कि हम हर साल हर मेट्रो सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करवाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम लोगों ने नॉर्म्स बना दिए हैं। क्योंकि जैसा कि अन्विता जी ने बताया कि भाई रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो हमने नॉर्म्स बना दिए हैं कि अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर कोई लेग से डिसेबल्ड है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लोग वो शुरू करने जा रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ हमारे शहरों के ट्रैफिक की एक और बड़ी समस्या है। हमारे शहरों की सड़कें और ट्रैफिक दरअसल पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरह मेल डोमिनेटेड हो गई हैं। कैसे, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। जिस दिल्ली में आज हम खड़े हैं, उस दिल्ली में साल 2012 में 16 दिसंबर को एक ऐसा डरावना हादसा हुआ जिसने पूरे देश को एक गहरा दर्द दिया। उस लड़की के साथ जो हादसा हुआ उसने हम सबको शर्मसार कर दिया। ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि हम शहरों को देश की महिलाओं, देश की बेटियों के लिए महफूज नहीं बना सके। सड़कों पर हमारा ट्रैफिक सिस्टम भी ऐसा है जहां महिलाओं की आवाज़ मोटर गाड़ियों के शोर में दबकर रह गई है। जरा देखिए क्या कहती हैं ये महिलाएं। आप अगर अकेले खड़े हैं, उस टाइम कोई नहीं क्रॉस करने के लिए, तो ट्रैफिक नहीं रुकता। अब 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ देंगे तो वो रोकते हैं, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फुटपाथ में सारे क्या कहते हैं दुकानें लगी हुई हैं। फुटपाथ का यूज़ जो है वो दूसरे
वजह से की जाती है और लोगों को मजबूरन सड़कों पे चलना पड़ता है। आम पब्लिक के लिए तो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कार्स में है इनफैक्ट उनके लिए बहुत इजी है। मेट्रो से हमें उसकी कन्वीनियंट है कि हम उससे आ जा सकते हैं, लेकिन जो हमें रास्ते में चलना पड़ता है वो तो इम्पॉसिबल हो गया आज के टाइम में, हमें रुकना पड़ता है। सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कोई भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को पता भी नहीं होता कि कब क्या हो जाए। और एज अ वुमेन मतलब कोई रूल्स नहीं है, ना औरतों के लिए ना किसी के लिए, सब अपने अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं। काफ़ी लोग हैं कि जैसे हम हाथ भी देते ना, गाड़ी रोकते नहीं है, ज़्यादातर जैसे पार भी कर रहे हैं तो एकदम गाड़ी एकदम चला देते हैं, या साइड से निकल जाना इनका बहुत गलत रूल है इनका। इस ट्रैफिक की वजह से अकेले आ नहीं सकते, एक साथ में हो आदमी जब तो मैं आ सकती हूँ, वरना बड़ी परेशानी हो रही है आने जाने। गाड़ी वाले तो फ्लैग दिखाने पर भी नहीं रुकते, दे वांट टू जस्ट क्रॉस। उन्हें होता है कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाऊँ, बाकी कोई घर पहुँचे ना पहुँचे, कोई रोड पे मर जाए, उनको दे डोंट बॉदर। मुझे पता है कि इस क्लिप के बाद बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे ऑडियंस में से। जसमीत, मैं आपसे शुरू करूंगा। एक औरत होते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एक बड़े शहर में? हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, लेकिन आज के समय में जैसे ही अंधेरा होता है, हम जैसी लड़कियों के घर से फ़ोन्स आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो भी आजकल न्यूज़ पे देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं कितनी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं। इवन पेडेस्ट्रियंस में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग बैठ के स्मोकिंग कर रहे होते हैं। दे आर नॉट सेफ़। लाइट्स नहीं होती, फुटपाथ पे प्रॉपर लाइट्स नहीं है, हम देख नहीं सकते। जब भी रोड क्रॉस करते हैं हाथ देते हैं कि रुक जाइए, हमें रोड क्रॉस करने दीजिए, लेकिन वो कोई रुकता ही नहीं है। और किसी के पास ऐसे कोई जी कहिए। Read a newspaper report on the topic metro is a boon or a bane for women to commute. So on this, according to my perspective, there are many cases, mishappenings, mugging up, physical assault and claustrophobia. मेट्रो में? लेकिन वहाँ पे तो क्लोज सर्किट कैमरास हुआ करते हैं। But sir, there's no transparency around, right? It is really a rush there. Interesting questions, Anvita. आपने भी ये जो है सेगमेंट देखा है। हाउ कैन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज बी मेड मोर जेंडर सेंसिटिव? जो पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी सिटी का, चाहे वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सबने बात की, वो नॉट ओनली आप कहें जेंडर इनसेंसिटिव है, पर वो एक्टिवली डिसेबल करता है विमेन को कि वो बाहर निकले। आप घर से बाहर निकलिए, पहले तो फुटपाथ इतने बड़े हैं कि आप साड़ी, हील्स, बच्चों के साथ उस पर चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते। लाइटिंग नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने बोला। आप अगर अपने बस स्टॉप तक जाते हैं, वहाँ बस स्टॉप पे लाइटिंग नहीं है। रास्ते में जब चल रहे होते हैं, कंपाउंड वॉल्स, ये जो दिल्ली में खास करके, जैसे मुंबई में नहीं है, पर दिल्ली में खास करके जो बड़े बड़े कॉलोनी के अराउंड जो कंपाउंड वॉल्स बने होते हैं, दे आर रेप अड्डास, क्योंकि वहाँ लाइटिंग नहीं होती। आप देखिए हमारे सड़कों पे लाइटिंग जो है वो मोटर व्हीकल्स के लिए होती है, फुटपाथ के लिए नहीं होती। जो मोटर व्हीकल चल रही है उसका हेडलैम्प है, पेडेस्ट्रियन हेडलैम्प के साथ नहीं चलता, फिर भी फुटपाथ पे लाइटिंग नहीं होगी, आपके उस पे होगी। सो वी हैव नो लाइटिंग। मेल यूरिनल्स किस तरीके से प्लेस्ड है, कोई औरत उनके सामने से जा नहीं सकती। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये वेंडर्स आर अ न्यूसेंस, इनको हटा देना चाहिए, जबकि स्टडीज पूरे वर्ल्ड में शो करती है कि जहाँ वेंडर्स होते हैं वहाँ स्ट्रीट क्राइम कम होता है। तो जितने वेंडर्स होंगे, औरतें हमेशा उस जगह से जाएंगी जहाँ पे भीड़ हो, और वेंडर्स आर द आईज ऑन द रोड। पुराने हम लोग के 10 साल पहले भी जो पान वाला होता था उसको पता था किसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये बाहर का आदमी है। तो देयर इज सिक्योरिटी सेल्फ, वो अब नहीं है क्योंकि हमने वेंडर्स को हटा दिया। बट सबवेज, हम जब सबवेज और ओवरब्रिजेस बनाते हैं, दिस इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर पेडेस्ट्रियंस के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर गाड़ियों के लिए है ताकि गाड़ी को रुकना ना पड़े। खैतान साहब, सबवेज, स्काई वॉक्स देखा जाए तो ये बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चरल इनोवेशंस हैं, लेकिन जो इस्तेमाल जब किया जाता है रियलिटी में, जब हम देखते हैं हमारे सड़कों पे, तो हम जैसे हम अभी सुनने को मिल रहा है कि औरतें ख़ास करके सबवेज और स्काई वॉक्स यूज़ करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। What does one do about that? How can we encourage women to use these services?
दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो यह है कि सबवे और स्काई वॉक वहीं बनाया जाए जहां दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो, अदरवाइज तो जो जेब्रा क्रॉसिंग है दैट इज द इजीएस्ट वे। लेकिन जब सबवे और स्काई वॉक बनाए जाएं तो उसमें दो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि एक्सेसिबिलिटी उसकी बहुत आसान होनी चाहिए ताकि कोई भी आसानी से सबवे में जा सके और उससे बाहर निकल सके और स्काई वॉक पे जा सके और बाहर निकल सके। दूसरा यह है कि वहाँ का वातावरण, चाहे वो लाइट का सिस्टम हो या बाकी सिस्टम हो, कि वहाँ अंदर कोई इस तरह के असामाजिक तत्व न बैठे हो, इस तरह का वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करें। पहले तो मैं थैंक्स देना चाहूँगा ऑडियंस को। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो महिलाएं। सुशील, आपने जो फीडबैक दिया बहुत ही अच्छा था। भूरेलाल जी, थैंक यू वेरी मच। खैतान साहब, अनविता जी, अनुपम जी, आप आए और मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के जो सोशल इम्प्लिकेशंस है, के जो वाइडर सोशियोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस हैं, जेंडर इम्प्लिकेशंस हैं, वो मुझे कम पता है और मैं मानता हूँ कि जो देखने वाले हैं उनके लिए भी इट विल बी अ वेरी इनलाइटनिंग न्यू थिंग टू लर्न अबाउट। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। तो देखा आपने, सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। कुछ कदम हम चलेंगे, कुछ कदम आप बढ़ेंगे तो सफ़र तय हो ही जाएगा, मंजिल मिल ही जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हम भी जीतेंगे इस जंग को, और इस जंग को जीतने के लिए टैंक या बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों की ज़रूरत नहीं। ये लड़ाई तो छोटी छोटी साइकिलों से भी जीती जा सकती हैं। कैसे? अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी तो बताएंगे आपको। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय, नमस्कार।